प्रेसिडेंट ट्रंप के बिल्कुल बाजू में एर्दोगान और सामने ताकतवर मुस्लिम देश। जी हां, ये मीटिंग है गजा में इसराइल को रोकने कुछ ठोस डिसीजन के लिए। जगह है अमेरिका का न्यूयॉर्क। दरअसल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने 55 मिनट के भाषण या खिताब के बाद अरब और मुस्लिम देशों के लीडर्स के साथ मुलाकात की, जिनमें सऊदी, यूएई, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान जैसे मुल्क शामिल हुए। इस मीटिंग में एक बात जो सबकी तवज्जो का मरकज या ध्यान देने योग्य बन गई थी, वो थी प्रेसिडेंट एर्दोगान और ट्रंप का अगल बगल बैठना। बाकी लोग उनके सामने बैठे। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक जबरदस्त केमिस्ट्री भी है। क्या मुस्लिम दुनिया के लीडर बनने का ख्वाब संजोए रजब तैयब एर्दोगान को साथ लेकर चलना अमेरिका के लिए भी सेफ गेम है, या फिर तुर्की वाकई गजा और फिलिस्तीन के लिए आगे कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसका असर आगे आने वाले दिनों में दिखेगा? कतर पर इसराइल के हमले के बाद से प्रेसिडेंट एर्दोगान के तेवर बता रहे हैं कि वो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो इसराइल को मुसीबत में डाल सकता है। यही वजह है कि ट्रंप ने एर्दोगान को साधना शुरू किया है और उन्हें खासी तवज्जो देनी भी शुरू कर दी है। इसमें कोई शक नहीं कि तुर्की मुस्लिम देशों में बेहद ताकतवर मुल्क है। वो नाटो का मेंबर है, उसकी तीनों सेनाएं बेहद पावरफुल हैं। एर्दोगान ने कतर के दोहा में हुई इस्लामिक एकता समिट में दो टूक कहा था कि जब तक हम पूर्वी यरूशलेम को आजाद फिलिस्तीन की राजधानी नहीं बना देते तब तक इसराइल को चैन से रहने नहीं देंगे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उसके बाद तो एर्दोगान और नेतन्याहू में यरूशलेम पर दावे को लेकर काफी तल्ख बयानबाजी हुई। प्रेसिडेंट एर्दोगान ने साफ साफ कहा कि अगर इसराइल ने तुर्की पर कतर की तरह कोई भी जुर्रत की तो अंजाम भयानक होगा। माना जा रहा है कि हमास के कुछ बड़े लीडर तुर्की में पनाह लिए हुए हैं। इतना ही नहीं, एर्दोगान ने यूएन में गजा की तस्वीरें लहराई और इसराइल को तगड़ा घसीटा। एर्दोगान ने गजा में इसराइली आक्रामकता को जेनोसाइड करार दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सदियों ने इतना रक्तपात कभी नहीं देखा था। 25 लाख लोगों को गजा के हर दिन यहां से वहां घसीटा जा रहा है। और अब गजा के लिए न्यूयॉर्क में मुस्लिम मुल्कों की बैठक में ट्रंप और एर्दोगान की जुगलबंदी की ये तस्वीरें और वीडियो इसराइल के पीएम नेतन्याहू के लिए किसी झटके से कम नहीं है। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में बातचीत का केंद्र गजा में स्थायी युद्ध विराम, सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई और मानवीय सहायता पहुंचाना रहा। ट्रंप ने मीटिंग से पहले साफ कहा कि ये बैठक बेहद अहम है क्योंकि ये युद्ध बहुत लंबा खिंच चुका है और इसे अब खत्म होना चाहिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि बंधकों की रिहाई और गजा में बिगड़ते मानवीय संकट पर तुरंत कदम उठाने होंगे। दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इसे बहुत फलदायी बातचीत करार दिया और कहा कि जल्द ही एक साझा घोषणा पत्र जारी होगा। हालांकि इसमें क्या होगा इस पर अभी कोई बातचीत या कोई इशारा नहीं मिला है। हालांकि अमेरिका फिलिस्तीन के 2 स्टेट सोल्यूशन के पक्ष में नहीं है, लेकिन वो गजा की जंग जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। ट्रंप ने साफ कहा है कि फिलिस्तीन को मान्यता देना यानी हमास को इनाम देने जैसा है। बावजूद इसके हमास को सपोर्ट कर रहे एर्दोगान को ट्रंप के जरिए अपने बगल में बैठाना, अपने बाजू में बैठाना बता रहा है कि एर्दोगान इस दिशा में कोई बड़ा किरदार निभाने जा रहे हैं जिसका असर आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्यों, सबसे पहले मैं फिलिस्तीन राज्य के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की अनुपस्थिति पर खेद व्यक्त करना चाहूंगा जब फिलिस्तीन को अधिकाधिक देशों द्वारा मान्यता मिल रही है। आज मैं यहां मंच पर अपने 86 मिलियन नागरिकों के साथ साथ अपने फिलिस्तीनी भाइयों और बहनों के लिए भी खड़ा हूं जिनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। मैं उन सभी देशों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा की है, और मैं उन सभी अन्य देशों से भी ऐसा करने का आह्वान करता हूं जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है कि वे यथाशीघ्र फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दें। सम्मानित अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट सदस्यगण, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर सैन फ्रांसिस्को में 80 साल पहले हस्ताक्षर किए गए थे और ये 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था। मैं यहाँ फिर से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के पहले अनुच्छेद के पहले शब्दों को याद दिलाना चाहूँगा। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। मैं पूरी तरह से महासचिव गुटेरेस का समर्थन करता हूं, क्योंकि वो लगातार फिलिस्तीनी क्षेत्रों में चल रहे नरसंहार पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, और मैं एक बार फिर उनके साहस के लिए उन्हें बधाई देना चाहूंगा। लेकिन दुर्भाग्य से संयुक्त राष्ट्र गाजा में अपने स्वयं के कर्मचारियों की भी रक्षा नहीं कर पाया है। गाजा में दूसरों की मदद के लिए दौड़ने वाले 500 लोग मारे गए हैं। उन 500 में से 326 संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी थे। सम्मानित अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट सदस्यगण, अब नरसंहार, हॉलोकॉस्ट की तरह एक शर्मनाक अवधारणा है जो लोगों के बड़े पैमाने पर संहार को संदर्भित करती है। ये एक बर्बर अवधारणा है। लेकिन आज ध्यान दें, गाजा में केवल लोग ही नहीं मारे जा रहे हैं। गाजा में जानवरों को निशाना बनाया जा रहा है और मारा जा रहा है। गाजा में हमारी सांस्कृतिक भूमि, बगीचे, पेड़, घास, सदियों पुराने जैतून के पेड़ नष्ट किए जा रहे हैं। 7 अक्टूबर की घटनाओं का हवाला देकर बड़े पैमाने पर विनाश की नीति को अंजाम दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष, नरसंहार एक अमानवीय शब्द है। ये सिर्फ लोगों का कत्लेआम नहीं, गाजा में जानवरों को मारा जा रहा है। सैकड़ों साल पुराने जैतून के पेड़ उखाड़े जा रहे हैं। पानी के स्रोत बर्बाद किए जा रहे हैं। मस्जिदें, चर्च, स्कूल, घर, अस्पताल सब तोड़े जा रहे हैं। गाजा की जमीन को इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए रहने लायक नहीं छोड़ा। गाजा में युद्ध नहीं हो रहा, बल्कि ये एक तरफा कब्जा, विनाश है। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस नियमित सेना और दूसरी ओर मासूम नागरिक। ये आतंकवाद से लड़ाई नहीं, बल्कि बेदखली और नरसंहार की नीति है। अब मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा जो गाजा के दैनिक जीवन का एक चित्र है। जैसा कि आप देखते हैं, पहली तस्वीर में लोग हैं। ये महिलाएं हैं जिनके हाथों में कप और बाल्टियां हैं। अपनी अंतरात्मा को महसूस करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। क्या 2025 में इस क्रूरता के लिए कोई उचित कारण हो सकता है? लेकिन गाजा में ये शर्मनाक तस्वीर 23 महीनों से हर दिन सामने आ रही है और दोहराई जा रही है। 365 वर्ग किलोमीटर में 25 लाख गाजावासी रहते हैं और हर दिन उन्हें एक जगह से दूसरी जगह घसीटा जा रहा है।